हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड एपिसोड नंबर 43। कुछ देर बाद करण और अभय भी वहां आ गए और अब सभी एक साथ बाहर खड़े थे। दिया की मम्मी दिया को लेने के लिए अंदर चली गई और थोड़ी देर में दिया उस पिंक कलर के लहंगे में बाहर आई। वो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी लड़कियां भी आई जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बाहर लड़के उन्हें देखते ही उनके ऊपर फ्लैट होने लगे। करण सारा को देख रहा था जो खुशी से खिलखिलाते हुए बाहर आ रही थी। वहीं अचानक से अभय की नज़र अंजू पर गई तो वो हैरानी से उसे देखने लगा। यही सेम अंजू के साथ हुआ। उसने भी अभय को देखा तो उसे हैरानी हुई और वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अभय ने धीरे से मन में बोलते हुए कहा, यह बददिमाग लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो वहीं अंजू ने अपने मन में बोली, ओह गॉड, लगता है मेरी भी जोड़ी यहीं बन जाएगी। अभय ने जल्दी से उसे अपनी नजरें फेर लिया और सामने देखने लगा। अंजू उसकी तरफ बढ़ने लगी तो अभय दूसरी साइड चला गया। अंजू ने सोचा वो बाद में अभय से बात करेगी। फिर वो भी लड़कियों के साथ चली गई। सोम और दिया ने खुशी से एक दूसरे को देखा तो सोम ने धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। उसकी बात सुनकर दिया खुश हो गई और फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी हैंडसम लग रहे हो। इधर आदर्श ने रूपा की तारीफ की। दोनों एक साथ खड़े थे। वही गौरी आहान के पास खड़ी थी जो उसकी तारीफ करते हुए पीछे से उसके कमर पर अपने हाथों को लपेट रहा था और गौरी उसे धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल रही थी। इधर सारा ने करण से कहा, डेविड देखो मैं कैसी लग रही हूँ। करण ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, यू लुकिंग गॉर्जियस वाइफी। सारा ने खुशी से कहा, थैंक यू डेविल, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सारा इतना बोलते ही उसके गले लग गई और करण ने उस सारा को चेयर पर बैठा दिया क्योंकि उसके लिए ज़्यादा देर खड़ा रहना अच्छा नहीं था। फिर वो भी उसके पास बैठ गया और आगे चल रहे प्रोग्राम को देखने लगा जहाँ सोम और दिया एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। फिर सोम ने उसके फोरहेड पर किस किया। सारा ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, ये डेविल, हम भी ऐसे करेंगे। फिर मायूस होते हुए, पर हम ऐसा कब करेंगे। ये बोलकर वो करण की तरफ देखने लगी जो खुद उसकी तरफ देख रहा था। फिर सारा मायूस हो गई और सामने की तरफ देखने लगी। तभी करण ने कहा, बहुत जल्द वाइफी। सारा ने हैरानी और खुशी के साथ करण के चेहरे को देखी और फिर खुशी से बोली, क्या सच में डेविल। करण, यस वाइफी। सारा बैठे बैठे ही डांस करने लगी और सब अब उसकी तरफ देखने लगे। तभी करण ने उसे शांत कराते हुए कहा, वाइफी आराम से, तुम्हारे लिए अभी ये सब सही नहीं है। सारा, ओ सॉरी डेविल, लेकिन वो क्या है ना कि मैं बहुत खुश हो गई थी इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा सबका। हम भी ऐसे सगाई करेंगे ना डेविल और फिर हमारी ग्रैंड वेडिंग होगी। करण ने अपना सर हिलाया और उसके सर पर किस किया धीरे से। कुछ देर बाद सगाई की सेरेमनी खत्म हुई तो सभी डांस स्टेज पर आ गए अपने अपने कपल्स के साथ। दिया और सोम, कबीर अमृता के साथ, आदर्श रूपा के साथ, आहान और गौरी। करण सारा को लेकर, वो भी उसके जिद की वजह से। सारा काफ़ी खुश लग रही थी लेकिन करण उसके साथ काफ़ी धीरे धीरे डांस कर रहा था क्योंकि उसे सारा की टेंशन थी। वहीं कबीर और अमृता एक दूसरे में बिजी होकर डांस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। यही कुछ हाल दिया और सोम का भी था। रूपा और आदर्श एक दूसरे को देखने में बिजी थी। गौरी और आहान भी इस पल को फुल एंजॉय कर रहे थे लेकिन बेचारे अभय अंजू से जान छुड़ाना चाहता था जो उसकी बाहों को काफ़ी जोर से पकड़कर डांस करने में बिजी थी। कुछ देर बाद करण सारा को वहाँ से लेकर आने लगा। तभी सारा ने कहा, डेविल प्लीज़ कुछ देर और। करण, वाइफी बिल्कुल भी नहीं अब। करण ने ये बात अपनी आंखें दिखाते हुए कहा था जिसे देखते हुए सारा मना नहीं कर पाई और चुपचाप उसके साथ स्टेज से नीचे आ गई और चेयर पर आकर बैठ गई लेकिन उसका मुंह फूला हुआ था। करण ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, वाइफी चलो खाना खा लो। सारा, नहीं मेरा मूड नहीं है। करण, गोलगप्पे भी नहीं, कोई बात नहीं फिर तो। सारा जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, अब अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलो मैं थोड़ा सा खा लूँगी। करण के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो उसे लेकर खाना खिलाने चला गया।
इधर कुछ देर बाद सभी डांस फ्लोर से नीचे आए और अब एक दूसरे के साथ बैठ गए। दिया और सोम एक साइड बैठे थे। तभी दिया बोली, अच्छा एक बात बताओ, आज हमारी इंगेजमेंट हुई तो क्या तुम्हें मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाना चाहिए? अब जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। सोम ने उसकी तरफ देखा तो दिया ने बोली, मुझे पता था तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाओगे क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। रहने दो, अब मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी है। तभी सोम ने उसके सामने एक छोटा सा डब्बा कर दिया। दिया खुशी से उस डब्बे को अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का ब्रेसलेट था, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो गई और खुशी से बोली, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे सबसे अच्छे हो। सोम ने कहा, अच्छा मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया, तो अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? वैसे तो सोम ने ये बात मजाक में पूछी थी क्योंकि वो देखना चाहता था दिया क्या बोलती है, लेकिन अगले ही पल दिया ने उसे हैरान करते हुए उसके सामने एक वॉच कर दी और खुशी से बोली, ये मुझे बहुत पसंद आया था और इसे देखते ही मुझे लगा कि ये तुम्हारे हाथों पर काफ़ी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। कैसी है? सोम अपने होश में आते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही है। दिया, तो तुम इसे पहनोगे ना? सोम, ऑफ कोर्स पहनूंगा। दिया, थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो जल्दी से उसके गले लग गई। सोम ने भी उसे अपने बाहों में कस लिया। इधर गौरी और आहान एक साथ बैठे थे। तभी आहान ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। गौरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है, मुझे बताओ तो। आहान, तुम डफर हो क्या? तुम्हें नहीं पता सरप्राइज़ बताकर नहीं देते? गौरी मुँह फुलाते हुए, चलो रहने दो, अब मुझे बात ही नहीं करनी। आहान, अरे भला ये क्या बात हुई? अब अगर सरप्राइज़ बता कर दे तो वो सरप्राइज़ थोड़ी ही होगा। गौरी ने इस बार आहान की तरफ देखी तो आहान ने कहा, बस कल का इंतज़ार करो, ट्रस्ट मी, तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएगा। इधर आदर्श और रूपा भी एक दूसरे से बात करते हुए खुश हो रहे थे, तो वहीं आदर्श बीच बीच में रूपा के पापा से बात कर रहा था, जिसका वो जवाब भी दे रहे थे। तो वहीं अभय आगे बढ़ते हुए जा रहा था और उसके पीछे पीछे अंजू भी आ रही थी और बोल रही थी, ओए हैंडसम, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अभय ने अब रुककर एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ गुस्से से मुड़ा। तभी उसके पीछे दौड़ते हुए अंजू आई और अचानक से उसके मुड़ने से उसे टकरा गई और फिर दोनों एक साथ नीचे गिर गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बाकी लोग भी अब तक हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जिसको खुद पर महसूस कर अभय और भी ज़्यादा असहज होने लगा। लेकिन इन सबसे अलग और अनजान अंजू अभी भी उसे देखने में बिजी थी। अब बेचारा सभी के नज़रों से असहज होकर अंजू को देखते हुए अपने मन में कहा, ये लड़की मुझे मूर्खों की महारानी पहले से ही लगती थी, लेकिन इसे ये बात साबित करने की क्या ज़रूरत थी? कार्टून बनाकर यहाँ रख दिया, इसलिए मुझे ही देख रहे हैं। लेकिन इस बात से अंजू को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वहीं आहान जो कब से ये सब देख रहा था, उसने गौरी को धीरे से कहा, इनका क्या चल रहा है? गौरी, वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी अभी ही देख रही हूँ इन दोनों को। अंजू अभी वैसे ही पड़ी थी, वो तो अपने होश में नहीं थी। अभय के जोर से चिल्लाने पर उठी तो अभय उसे गुस्से से घूर कर चला गया। अंजू, अरे रुको तो। अभय गुस्से में उसको फटकार लगाते हुए निकल गया। अंजू, जा रही हूँ, ज़्यादा ज्वालामुखी बनने की ज़रूरत नहीं है और तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो जो मैं हर पल तुम्हारे पीछे रहूं, बंदर कहीं के। इतना बोलकर वहाँ से चली गई और अब अभय हैरान रह गया। अभी तक वो उसकी इतनी तारीफ कर रही थी और अभी बंदर बोल रही थी, ये लड़की भी ना। अभय ने सभी को देखा और फिर अपने फ़ोन को निकालकर अपना चेहरा देखते हुए बोला, क्या सच में मैं बंदर लगता हूँ? फिर अपना सर झटकते हुए, इस लड़की ने मुझे पागल कर रखा है। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। गौरी के साथ ही अंजू भी चली गई और सारा करण और अतुल के साथ मेंशन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो लोग मेंशन आ गए तो करण ने देखा सारा उसके गोद में अपना सर रखकर सो गई थी। शायद वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिस कारण वो अभी काफ़ी गहरी नींद ले रही थी। उधर अतुल भी सो गया था। करण ने एक नज़र अभय को देखा जो आगे अतुल के साथ बैठा था और फिर अभय उसका इशारा समझते हुए अतुल को अपने गोद में लेकर नीचे उतर गया। करण ने भी सारा को अपने गोद में उठाया
और उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। इधर अभय ने अतुल को शीला के हाथों में दे दिया और खुद दूसरी कार से अपने घर के लिए निकल गया। करण के कमरे में करण सारा को अपने कमरे में लेकर आया और फिर उसे बहुत धीरे से बेड पर लेटाया कि कहीं उसकी नींद न खुल जाए। फिर वो खुद बाथरूम में चला गया और थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आया। उसने कबाड़ से सारा की नाइटी ड्रेस निकाली और उसके लहंगे को उतारते हुए उसे वो नाइट ड्रेस पहना दिया। उसने सारा का मेकअप भी रिमूव कर दिया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसके बगल में लेट गया। सारा ने करण के सीने पर अपना सर रख ली और करण ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अंजू और गौरी एक दूसरे से बात कर रही थी। गौरी, सच सच बता, तेरे और उसके बीच में क्या चल रहा है? अंजू, किसके बीच की तू बात कर रही है? गौरी, ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभय की बात कर रही हूँ। अंजू, ओह माय गॉड, उसका नाम अभय है? गौरी, हाँ, और वो जीजू का असिस्टेंट है। अंजू, लेकिन वो काफ़ी हैंडसम है ना? गौरी, अच्छा जल्दी से ये बता कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, कहीं एक और नई जोड़ी तो नहीं बनने वाली? अंजू, अगर वो खड़ूस बना दे तो ज़रूर बन जाएगी, पर दिन भर खड़ूस बना फिरता है ना? उसकी बात सुनकर गौरी हंसने लगी और फिर उसने कहा, अच्छा चल जल्दी से बता दे, तुम दोनों कहाँ मिले थे? अंजू, वो तो मैं तुझे कल सुबह बताऊंगी, फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाए। गौरी, हाँ यार, थक तो मैं भी गई हूँ। अगली सुबह मेंशन। हर दिन की तरह आज भी करण की नींद पहले ही खुल गई थी और वो सारा के फोरहेड पर किस करते हुए फ्रेश होकर जिम की तरफ चला गया। वो इस समय पुशअप करते हुए किसी को फ़ोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया। इधर गौरी और अंजू उठ गई थी और अब दोनों शावर लेकर रेडी हो रही थी। गौरी आज खुश थी क्योंकि आहान उसे कोई सरप्राइज देने वाला था, इसलिए वो जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी कि तभी अंजू ने उसे छेड़ते हुए कहा, वाह यार, तू तो बहुत उतावली हो रही है जीजू के हाथों से गिफ्ट लेने के लिए। गौरी, अरे यार चुप कर, और वो मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं तो ऑफकोर्स मुझे डेस्परेशन होगी ही कि वो क्या देंगे ना उल्लू। अभी वो कुछ बोलती कि तभी गौरी का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा ही कि आहान का कॉल था। गौरी ने खुशी के साथ फ़ोन उठाया। हेलो, गुड मॉर्निंग। आहान, गुड मॉर्निंग, और आपका सरप्राइज़ अब तैयार है तो आप जल्दी से नीचे आ जाओ। गौरी, मतलब आप मेरे घर हो? आहान, अरे हाँ भाई, अपने ससुराल हूँ, 5 मिनट के अंदर नीचे आओ। गौरी ने खुश होते हुए फ़ोन रखा और जल्दी से नीचे चली गई। नीचे आई तो उसने देखा आहान अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा था। उसने आहान के फ़ोन में उसके मम्मी पापा के फ़ोटो देखी थी तो ये देखकर वो खुश हो गई। लेकिन वहीं आहान के मम्मी पापा गौरी को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि वो हूबहू सारा ही थी। गौरी दोनों के पास आई और उसने उन दोनों के पाँव छुए तो दोनों उसे आशीर्वाद दिया और आहान की माँ ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। फिर वो उनके पास बैठ गई और वो लोग बातें करने लगे। कुछ देर बाद करण की कार बाहर आकर लगी और वो सारा को उसका हाथ पकड़ कर लेकर अंदर आया। सारा अंदर आई तो खुशी खुशी गौरी और अंजू के पास जाने लगी। तभी करण ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, वाइफी आराम से। तब तक गौरी भी दौड़ते हुए सारा के पास आ गई थी क्योंकि उसे डर था सारा अपने आप को चोट न पहुंचा ले। आहान की मॉम ने सारा को देखी और उसके साथ में करण को भी, तो वो एक नज़र आहान को भी देखी जो खुश लग रहा था तो आहान की मॉम भी खुश हो गई। सारा ने उनको गले से लगाते हुए कहा, आंटी आप कितने दिनों बाद आए हो मुझसे मिलने, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? आहान की मॉम ने मुस्कुराते हुए बोली, आती है तभी तो आई हूँ बेटा। फिर सभी बात करने लगे। अब दीप्ति जी सारा के पास बैठी थी और गौरी भी उन्हीं के पास बैठी थी। हालांकि गौरी अभी भी उन लोगों से इतना बात नहीं करती थी। तभी सारा ने करण की तरफ देखते हुए सवाल की, डेविड तुमने कहा था यहाँ सरप्राइज़ है, पर मुझे तो अभी तक सरप्राइज़ नहीं मिला, कहाँ है मेरा सरप्राइज़? करण ने नितिन जी की तरफ देखा तो नितिन जी बोले, सरप्राइज़ ये है कि बहुत जल्द तुम दोनों बहनों की सगाई है। सारा ने आराम से बोली, ओ फिर खुश होते हुए, क्या मेरी सगाई हो रही है? मतलब ग्रैंड तरीके से करोगे ना? नितिन जी ने कहा, ये कैसी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स जैसा तुम दोनों चाहोगी वैसा ही होगा। तभी सारा करण की तरफ देखी और बोली, लेकिन पापा जी आप मेरी सगाई किसके साथ कर रहे हो? मुझे मेरे डेविड के साथ ही सगाई करनी है।
उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे और फिर हंसने लगे। इस बीच गौरी के चेहरे पर भी खुशी दिखने लगी थी, ये जानकर कि उसकी सगाई होने वाली है। उसने एक नज़र आहान को देखी तो आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी चिंता मत करो, तुम्हारी सगाई मेरे साथ ही होने वाली है। गौरी मुस्कुराने लगी और अंजू उन दोनों के बीच बैठते हुए उन दोनों को छेड़ने लगी, क्योंकि करण के पास जाने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। करण सबसे अलग खड़ा था और वो इस समय अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी करण का फ़ोन बजने लगा और उसने कॉल उठाया। कुछ देर बाद बात करने के लिए कॉल रखा तो नितिन जी ने कहा, किसका कॉल था? करण ने कहा, है कोई मेरा बिजनेस पार्टनर, 2 दिन बाद उसकी भी सगाई है तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा। सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और सारा भी उनके साथ ही थी। उधर करण नितिन जी के साथ उनके स्टडी रूम में था। तभी नितिन जी ने पूछा, तुमने आगे क्या करने का सोचा है सूर्य और अभिषेक के साथ? करण ने आराम से जवाब दिया, जो वो डिजर्व करते हैं। नितिन जी ने उसकी तरफ असमंजस में देखे तो करण ने कहा, लगता है आप समझे नहीं मौत। नितिन जी ने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उनके चेहरे पर कोई इमोशन आया। कुछ देर बाद नितिन जी ने कहा, तुम्हें सूर्य की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। करण ने कुछ देर बाद कठोरता से कहा, इसलिए तो मुझे बाप नाम से नफरत है। नितिन जी ने उसे ध्यान से देखे तब उन्हें वो दिन याद आया जब फ्लैशबैक छोटी सी सारा और करण एक दूसरे के साथ गार्डन में खेल रहे थे। उनके साथ बनी और मानव भी थे जो थोड़े बड़े थे। करण सारों को प्यार से खेलते हुए देख रहा था और उसके हाथों पर लगती मिट्टी को प्यार से साफ कर रहा था। वहीं सारा मिट्टी में खेल कर खिलखिला रही थी। उनसे कुछ ही दूरी पर बैठी करण की मॉम और दीप्ति जी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। दीप्ति जी ने उनकी तरफ देखी तो उन्हें देखकर हैरानी हुई कि करण की मॉम की आंखों से आंसू निकल रहा था। दीप्ति जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ करके देखने लगी। अभी तक वहाँ पर नितिन जी भी आ गए थे। उन्होंने जल्दी से उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ क्या बात है? करण की मॉम ने अपने आंखों से आंसू को साफ करते हुए बोली, अरे दीप्ति जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस ये देखकर खुश हो रही थी कि दोनों बच्चे एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करिए कि अगर कल को मैं ना भी रहूं तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ ही करोगे। दीप्ति ने जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सच सच बताओ, तुम्हारे और सूर्य के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? मैं अपनी एक बहन को पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। नितिन जी ने आगे आते हुए बोले, हाँ क्या बात है, तुम हमें बताओ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। करण की मॉम ने रोते हुए उन दोनों को देखी और फिर एक बार सारा को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर अपने मुंह को ढकते हुए बोली, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो थोड़ा अलग है, किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। नितिन और दीप्ति हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब तो दीप्ति जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगा था, क्योंकि वो तीनों बचपन से साथ थी। वो सारा की मोम की तरह करण की मोम को भी अपनी बहन मानती थी। उसको पकड़ते हुए बोली, ये क्या तुम कुछ भी बोल रही हो, और क्या हुआ है मुझे बताओ। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, तुम्हारे कुछ भी करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। दीप्ति जी ने बहुत पूछा लेकिन वो रोती रही। कुछ देर रोकर अपना दिल हल्का करने के बाद उन्होंने दीप्ति जी के को गले से लगाते हुए बोली, दीप्ति, सूर्य ने मुझे धोखा दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो मेरे साथ ऐसा करेगा। दीप्ति जी और नितिन जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो हैरानी के साथ साथ परेशान भी थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी बहन यानी कि सारा की मॉम को खोया था। दीप्ति जी ने उसको सीधा बैठाते हुए कहा, सही से बताओ क्या बात है, रोने की ज़रूरत नहीं है। करण की मॉम ने अपने आप को रोने से रोका और बोली, सूर्य पहले से ही शादीशुदा था, यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है जो शायद मेरे बेटे से छोटा है, और अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। यही कारण है कि उसने मुझे कभी भी अपनी फैमिली वालों से नहीं मिलवाया। मैं सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी और अब उसने मुझे धक्के मारकर अपने लाइफ और घर से निकाल दिया।
दीप्ति जी को हैरानी के साथ साथ काफ़ी गुस्सा आया और वो उनको समझाने लगी। नितिन जी भी काफ़ी गुस्से में थे, यहाँ तक कि वो सूर्य से भी मिले, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया था कि उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन ऐसा ही चला। फिर एक दिन जब करण मेहता मैंसन में सारा के साथ था, तभी उन लोगों को खबर हुई कि करण के घर में आग लग गई थी और उसके मॉम के बचने की कोई चांस नहीं थी। ये बात सुनते ही नितिन जी और दीप्ति जी करण को लेकर एक साथ आए, जबकि करण का रास्ता एकदम साफ था। आज वो ही जीत करके उसे मेहता मैंसन भेजा था। वहाँ पहले से रेस्क्यू टीम लगी हुई थी। आग काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक औरत की लाश मिली, जिसका चेहरा पूरे तरीके से जल चुका था। उसकी बॉडी भी जल रही थी। करण की मॉम को इस तरह देखकर सभी टूट गए थे और वहाँ पर सारा भी आई थी अपनी दादी के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी उनके बारे में पता लग चुका था। वहाँ पर छोटा कबीर नहीं था, लेकिन सूर्य भी नहीं था। जब 8 साल के करण ने अपनी मॉम को इस हालत में देखा तो ज़ोर से चीखा माँ, और इतना रोया कि उस दिन के बाद उसने आज तक कभी अपने आंखों से आंसू नहीं बहाए। सब काफ़ी दुखी हुए। करण की दादी ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा, पर करण ने जाने से साफ इनकार कर दिया और मेहता मैंसन में रहने लगा। एक दिन करण के मामा नितिन से उससे मिलने आए और उसे अपने साथ ले जाने की बात कही। करण भी उन दिनों बहुत शांत हो गया था, लेकिन उसका दिमाग बचपन से ही काफ़ी शार्प था। उसके मामा अंडरवर्ल्ड में जाने माने माफिया थे। एक दिन करण ने सारा के साथ खेलते हुए उसके गालों को छूकर कहा, क्यूटी। सारा, हाँ सुपर हीरो। करण, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। छोटी सी सारा ने उदासी से बोली, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो फिर कहाँ जा रहे हो? करण, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ और कुछ दिनों में आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखना, और फिर जब मैं आऊँगा तो तुम्हें हमेशा के लिए, और तब मैं इतना बड़ा आदमी बनकर आऊँगा, मुझे देखने भर से लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो जाएगा। बेचारी छोटी सी सारा को उसकी खतरनाक बातें समझ में नहीं आई, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। वो जिद करने लगी कि करण कहीं न जाए। करण ने बहुत मेहनत से उसे मनाया तो सारा ने रोते हुए मासूमियत से बोली, सुपर हीरो प्लीज़ जल्दी आना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। करण ने उसके सर को चूमा और वहाँ से चला गया, लेकिन वो सारा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन सारा उसके लिए बहुत रोई थी और इन कुछ दिनों में दीप्ति जी को भी करण से नफरत हो गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि करण भी अपने बाप की तरह बनेगा। उसके जाने के बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं लग पाया कि वो इतने दिनों तक कहाँ था। हाँ, नितिन जी उसके बारे में जानते थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उसके मामा की मौत हो गई। फ्लैशबैक एंड। नितिन जी ध्यान से उसके चेहरे को देख रहे थे और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने सर को सीट से लगा लिया। कुछ देर बाद नितिन जी ने कहा, गौरी ने अभी तक उसके बारे में पूछा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या करूं। करण ने आराम से जवाब दिया, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर चला आया और नितिन जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मतलबी इंसान। करण नीचे आया तो उसने देखा सारा सभी से बात कर रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। वो इस समय काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और क्यूट भी। करण उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने सारा से कहा, चले वाइफी। सारा भी अपनी जगह से उठ गई और सारे को बाय बोलकर वहाँ से चली गई और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। कार में करण सारा को देख रहा था। वो उस समय खिड़की से बाहर देख रही थी। आज सारा की खूबसूरती देखकर करण को अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि सारा अभी प्रेग्नेंट थी और इसलिए वो कुछ भी आगे सोच नहीं सकता था, सिवाय उसे देखने के या फिर किस करने से। करण ने सारा को देखते देखते एक बटन दबाया, जिससे कार में पार्टीशन ऑन हो गया। फिर उसने सारा को अपने पास खींच लिया और उसके ऐसे खींचने से सारा हैरान हो गई और उसे देखने लगी, लेकिन करण ने सारा को ज़ोर से नहीं खींचा था। फिर भी सारा ने गुस्से में बोली, डेविल, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? अगर मुझे या फिर गोलू को चोट लग जाती तो? करण ने सारा के बेली पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, वाइफी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे होते हुए तुम्हें या हमारे गोलू को कुछ हो जाए?
सारा बोली, हाँ तुम तो भी सही बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता ना डेविल। करण ने आराम से सारा को सीट पर लेटा दिया और खुद अपने हाथों पर अपना वजन डालते हुए उसके ऊपर झुकने लगा। सारा ने हैरानी से पूछी, डेविल ये तुम क्या कर रहे हो? करण ने सेडेक्टिव आवाज में कहा, बस थोड़ा सा रोमांस वाइफी। सारा ने करण की आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोली, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर अब करण ने सारा को बीच में रोकते हुए उसके ओठों पर अपनी एक उंगली को रखते हुए कहा, आई नो, सो डोंट वरी अबाउट इट वाइफी। सारा ने अब आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप करण के चेहरे को देखने लगी, जो अब उसके ऊपर झुकते हुए उसके दोनों ओठों को अपने ओठों के बीच में ले चुका था। वो उसे काफ़ी धीरे धीरे और प्यार से किस कर रहा था। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को उसके बालों में फंसा दी थी। सारा के दोनों आंखों को किस कर रहा था और उसके एक हाथ सारा के बाल में था, तो वहीं दूसरे हाथ के बल पर वो झुका हुआ था। सारा की आंखें बंद थी और वो उसके किस को महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद करण सारा के गले पर किस करने लगा। उसने सारा के सूट को थोड़ा सा ढीला कर दिया और उसके कॉलर बोन पर भी किस करने लगा। उसके गले पर किस करते हुए और उसके कान पर किस करने लगा। वो काफ़ी देर तक सारा को किस करता रहा और कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ सारा अब लंबी और गहरी सांस ले रही थी। उसने सारा को अपने आप से दूर किया तो देखा सारा सो गई थी। ये देखकर करण ने लाचारी से अपना सर हिलाया और फिर उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गया। उसने सारा के सर को अपने गोद में रखा और उसके फोrehead पर किस करते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद वो लोग मैंसन पहुंच गए तो करण सारा को अपने गोद में लेकर अंदर चला गया। अंदर मिस लिली ने उन दोनों को देखी और फिर करण के पास आई। उन्होंने सारा को देखते हुए बोली, क्या हुआ करण बाबा, सब ठीक है ना? करण ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वो ठीक है, बस थोड़ा सा थकान से वो सो गई है। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया। इधर आहान की कार में आहान गौरी को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था। गौरी ने उसको देखते हुए पूछी, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज़ बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। आहान ने उसके ओठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप रहो, बहुत बोलती हो तुम। चलो अब चुपचाप बैठी रहो। और वैसे भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सरप्राइज़ बताकर नहीं देते हैं। गौरी बोली, अच्छा चलो ठीक है, मैं चुपचाप बैठी हूँ। और आपने क्या कहा कि मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, आज के बाद मैं आपसे बोलूँगी नहीं। आहान ने जल्दी से कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, और वैसे भी तुम्हारा बोलना मुझे बहुत पसंद है। गौरी, रहने दो, अब ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आजकल आप मेरे ऊपर काफ़ी मेहरबान हो, सुबह से सरप्राइज़ ही दे रहे हो ना। आहान, क्या करूँ, आपने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ला दी है कि आपको कितना भी सरप्राइज़ दे दूँ कम ही लगता है। गौरी ने उम्मीद से उसकी तरफ देखी और बोली, क्या आप मेरे साथ खुश हो? सच में मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? आहान ने अचानक से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये बोलकर आहान ने गौरी की तरफ कन अखियों से देखा तो गौरी ने अपना चेहरा फेर ली, क्योंकि उसने कुछ और ही सुनने की उम्मीद थी। आहान ने अपना चेहरा इधर कर लिया और मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद दोनों एक शानदार होटल में पहुंचे। आहान ने गौरी को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। गौरी ने कहा, अब आप ये क्या कर रहे हो? आहान बोला, तो सरप्राइज़ है तो वहाँ जाने के बाद ही तुम्हें दूंगा, और पहले कुछ देखने कैसे दे सकता हूँ। गौरी ने आगे कुछ नहीं बोली, आहान के साथ चलने लगी। कुछ देर जाने के बाद आहान उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में आहान ने उसको नीचे उतारा और उसकी आंखों को खोलते हुए जोर से बोला, सरप्राइज़। गौरी ने अपनी आंखों को मलते हुए सामने देखी तो हैरान हो गई। एक गार्डन जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, वहाँ पर रंग बिरंगी लाइट लगी हुई थी और फूलों से सजाया गया था। उसके ठीक बीच में एक स्टाइलिश टेबल के साथ चेयर लगे हुए थे। गौरी के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि उसे आज तक किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया था। तभी आहान ने सामने दिख रहे एक आदमी को कुछ इशारा किया और उस आदमी ने वहाँ की लाइट बंद कर दी और फिर सामने लगी एक बड़े से पर्दे पर कुछ वर्ड्स दिखने लगे। गौरी ने उन वर्ड्स को देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा, क्योंकि वहाँ पर आई लव यू लिखा था।
गौरी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए पीछे मुड़कर देखी तो अब आहान अपने घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथों में एक रिंग थी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने गौरी से कहा, आई लव यू गौरी, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी। गौरी आहान को खुशी से देख रही थी, यही तो वो सुनना चाहती थी। आहान ने काफ़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब गौरी ने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा, अब बता भी दो, काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। गौरी भी आहान के घुटने पर बैठ गई। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सब लाइक ना कमेंट करते हो, ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें जिससे मैं ये जल्दी से जल्दी स्टोरी कंप्लीट कर दूँ।